of lease financing. Okay. Question number 3. M Limited provides you the following information. Cost of the asset to be financed rupees 2,400 lakhs. Annual maintenance cost payable at the end of each year rupees 500 lakhs. 40% is borne by the lessee. Who is the lessee, students? जो asset lease पे लेता है. Salvage value at the end of life 4 years rupees 50 lakhs. Depreciation straight line method. Tax rate is 30%. Annual lease rental is 1000 lakhs for 4 years. Loan available from Indian bank at 10% per annum. Compute present value of cash outflow under lease financing. तो स्टूडेंट यहाँ पे क्लियरली देखो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो निकालना है. जो हमने हायर परचेस में निकाला था वही निकालना है अंडर लीज फाइनेंसिंग. इट मींस इफ यू आर टेकिंग दिस असेट ऑन लीज, हाउ मच विल बी योर आउटफ्लो? तो डेफिनेटली दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम which person's point of view? Lessee's point of view. करेक्ट. क्योंकि लेसर के पॉइंट ऑफ व्यू तो स्टूडेंट आउटफ्लो तो होगा, उसके लिए भी आउटफ्लो है लेसर के लिए भी, बट जनरली लेसर का इनकम होगा बिकॉज ही इज गोइंग टू गेट द रेंट. लेसर का भी खर्चा होने वाला है. देखो एनुअल मेंटेनेंस कॉस्ट लेसी कितना पे कर रहा है 40%, तो 60% लेसर पे करेगा ना. आर यू गेटिंग द पॉइंट? तो लेसर के भी खर्चे हैं. ऐसा नहीं है कि इसके कोई खर्चे नहीं है. लेसर के क्या क्या खर्चे हैं? एनुअल मेंटेनेंस कॉस्ट है, फिर उसका वो डेप्रिसिएशन क्लेम करेगा. लेसर विल क्लेम द डेप्रिसिएशन इन लीज फाइनेंसिंग. lessee won't be able to claim the depreciation, he will only pay the rent. what else? that's it. ये खर्चे होंगे लेसर के. और इनकम क्या होगा? एनुअल लीज रेंट. तो इनकम ज्यादा होगा इन दैट केस. तो लेसर के पॉइंट ऑफ व्यू हमें पूछा नहीं है. उन्होंने लीज फाइनेंसिंग ऑप्शन किसके पास है? इस बंदे के पास है, एम लिमिटेड के पास है. एम लिमिटेड इज द लेसी. उनके पास ऑप्शन है असेट फाइनेंस करने के लिए 2400 लाख की जरूरत पड़ेगी. अदरवाइज दिस इज द ऑप्शन लीज फाइनेंसिंग. इंस्टेड ऑफ परचेसिंग द असेट, आउटराइट परचेस हो सकता है, इमीडिएट परचेस, या फिर बैंक में जाके लोन लेना पड़ेगा 2400 लाख का, फिर असेट खरीदना पड़ेगा, या फिर ये लीज फाइनेंसिंग का ऑप्शन है. सो लेट अस इवैल्यूएट कि क्या क्या आउटफ्लो है. प्रेजेंट वैल्यू निकालना है, रिमेंबर. और प्रेजेंट वैल्यू तो कैसे निकलता है आपको पता है कैपिटल बजटिंग में. लास्ट के दो कॉलम, डिस्काउंटिंग फैक्टर एट द रेट सो एंड सो परसेंटेज इन एंड फाइनली प्रेजेंट वैल्यू. पर इसके पहले आपको यहां तक तो पहुंचना पड़ेगा, कैश आउटफ्लोज. यस और नो? तो लेट अस मेक अ लिस्ट ऑफ कैश आउटफ्लोज. ईयर, हाउ मेनी इयर्स? 4 years. ओके, लेसी के पॉइंट ऑफ व्यू अगर बात करें तो डोंट यू थिंक हर साल हमारा रेंट जाएगा? लीज रेंट, आई एम टॉकिंग अबाउट annual lease rental rupees 1000 lakhs for 4 years. So I'm writing here annual lease rent. Yeah, you can say only lease rent, that will be better because हम तो year का कॉलम अपन बनो देना चाहे. लीज रेंट 1000 1000 1000 1000. ओके. नेक्स्ट और क्या खर्चा है, पहले खर्चे की लिस्ट बनाते हैं. और क्या खर्चा है? मेंटेनेंस कॉस्ट, एनुअल मेंटेनेंस कॉस्ट. हाउ मच इट इज? दे आर सेइंग 40%. वर्किंग नोट एक छोटा सा यहाँ पे कर देता हूँ. एनुअल मेंटेनेंस कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल कितनी है हर साल का मेंटेनेंस है 500 lakhs.
इसका शेयर कितना है लेसी का 40%, सो 200 lakhs हर साल, 200 lakhs. ओके, सो कैश आउटफ्लो कितना जाएगा, टोटल लेना है हमें, दो ही है ना आउटफ्लो। देखो ये तो हम परचेस करने वाले नहीं है एसेट, हम रेंट पे लेंगे, ये कंसीडर कर लिया। सैल्वेज वैल्यू का लेसी को कुछ फायदा नहीं है स्टूडेंट्स, बिकॉज लेसी इज नॉट द ओनर, he don't have any right to sell that asset and to earn salvage value. salvage value का फायदा किसको होगा, लेसर को, ओनर को। सो ये इंफॉर्मेशन कुछ काम का नहीं है लेसी के पॉइंट ऑफ व्यू। डेप्रिसिएशन तो लेसी क्लेम नहीं करेगा, तो डेप्रिसिएशन का कोई एडवांटेज नहीं ले सकता लेसी। आई मीन टू से डेप्रिसिएशन का एडवांटेज क्या होता है आपको पता है, टैक्स सेविंग्स ऑन डेप्रिसिएशन, हायर परचेज में सीखा है आपने। टैक्स रेट का यहाँ पे फायदा होगा। एनुअल रीजलेंट हमने कंसिडर किया, एंड लोन अवेलेबल फ्रॉम इंडियन बैंक 10%, ये तो डिस्काउंटिंग रेट फाइनल करने के लिए काम आएगा। तो चलो हमारा कैश आउटफ्लो आया 1200। यहाँ पे तो सारे नंबर सेम है, शॉर्टकट वे से भी किया जा सकता था। कैश आउटफ्लो के बाद स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, माइनस टैक्स सेविंग्स एट द रेट, व्हाट इज द टैक्स सेविंग 30%। और ये लॉजिक तो मैंने आपको बताया था कि जब जब रेवेन्यू खर्चे होंगे आपका टैक्स सेविंग जरूर होता है। ये रेवेन्यू खर्चा है ना, लीज रेंट पीएनएल में डेबिट होगा, मेंटेनेंस कॉस्ट लेसी के पीएनएल अकाउंट में डेबिट होगा। सो डोंट यू थिंक इस लेसी का प्रॉफिट 1200 से गिरेगा बिकॉज ऑफ दिस एक्सपेंडिचर्स। हर साल 1200 रुपए का खर्चा हो रहा है, दैट मीन्स हर साल हमारा 1200 रुपए का प्रॉफिट दब जाएगा, कम हो जाएगा। ओके, और प्रॉफिट कम होने के कारण हमारा टैक्स बच जाएगा 30% का। तो इसलिए वो टैक्स सेविंग्स आ रहे हैं 30%, सिंस इट इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सो 12 से के ऊपर 30%, which is 360। सर ये तो आपने हायर परचेस में किया वैसे ही है, हायर परचेस में हमने इंटरेस्ट एंड डेप्रिसिएशन इन दोनों का कर रहे थे, अलग अलग कर रहे थे, इंटरेस्ट का टैक्स सेविंग अलग, डेप्रिसिएशन का अलग, सेम तो किया है यहाँ पे। ओके, फिर हमें क्या मिलेगा, नेट कैश आउटफ्लो, और यू कैन कॉल इट एज कैश आउटफ्लो आफ्टर टैक्स, कैश आउटफ्लो आफ्टर टैक्स, मतलब टैक्स सेविंग्स कंसिडर करने के बाद। ओके, इट इज कमिंग 840। सीधा सीधा 30% माइनस किया मैंने 1200 से। ओके, इसलिए कैश आउटफ्लो आफ्टर टैक्स लिखा है। आगे ये तो फ्यूचरिस्टिक है, हमें इसको प्रेजेंट में लाना है। डिस्काउंटिंग फैक्टर्स एट द रेट 7% भी दिया है, 10% भी दिया है। स्टूडेंट्स क्या लगता है हमें, आपको कौन सा लेना चाहिए यहाँ पे, बताइए कौन सा आप लेते अगर एग्जाम में होता तो। यस निखिल, 10%, वेरी गुड। बिकॉज यहाँ पे सीधा सीधा बोला है वी आर गोइंग टू इवैल्यूएट दिस ऑप्शन विद द हेल्प ऑफ 10%, सो 10% वी विल टेक, एंड फैक्टर्स आर गिवन 0.91, 0.83, 0.75 एंड 0.68। फिफ्थ ईयर का जानबूझ कर दिया है उन्होंने कंफ्यूज करने के लिए। 764.4, 697.2, 630 and 571.2. Let's take the total of these. Two six six 2.8 lakhs, because all numbers are in lakhs. Student, this is the present value of cash outflow and the sum is over.
इजी था हायर परचेज से कंपैरिजन से स्टूडेंट्स. प्लीज मेक अ नोट ऑफ द सॉल्यूशन एंड टेल मी इफ यू हैव एनी डाउट्स. ओके स्टूडेंट्स, ये मैंने आपको नोट लिख के दिया है कि हमने सैलवेज वैल्यू को और डेप्रिसिएशन को इग्नोर क्यों किया. बिकॉज वो लेसर अपने बुक्स में रिकॉर्ड करेगा. उसके अकाउंटिंग बुक्स में सैलवेज वैल्यू रिकॉर्ड होगा एट द एंड ऑफ 4 years एंड डेप्रिसिएशन भी उसकी बुक में रिकॉर्ड होगा बिकॉज ही इज ओनर ऑफ दैट असेट. सी इथे त्यांनी सांगितलंय लेसी पॉइंट ऑफ व्ह्यू करना है कैसे समझा बिकॉज दे हैव सेड प्रेजेंट वाले कॅश फ्लो अंडर लीज फायनान्सिंग. सो लीज फायनान्सिंगचा ऑप्शन लेसीलाच आहे ना. जेव्हा मी तुला प्रश्न विचारेल की तुला एखादा असेट विकत घ्यायचा आहे, तू स्वतःचे पैसे टाकणार पॉकेटमधले, पहिला ऑप्शन. दुसरा ऑप्शन बँकेत जाऊन लोन घेणार आणि ते असेट विकत घेणार, सेकंड ऑप्शन. थर्ड ऑप्शन का तू लीज फायनान्स मध्ये जाणार. लीज फायनान्स म्हणजे भाड्याने घेणार का असेट ते. मग ह्यांनी तेच विचारलं लीज फायनान्सिंग ऑप्शन असेल तर काय. म्हणून तो लेसी पॉइंट ऑफ व्ह्यू आहे. आय होप यू आर अंडरस्टँडिंग हर्षदा. ओके. लीज मध्ये जायचं की नाही जायचं हा ऑप्शन कोणासमोर ठेवला जाईल. लेसी समोर ठेवला जाईल. Okay, let's read this question. Vishakha is provided following information. Cost of asset to be leased 5,000 lakhs. Salvage value at the end of 4 years 200 lakhs. Depreciation fixed installment मतलब straight line method. Annual maintenance cost payable at the end of each year rupees 1,000. Lesser share 40%. Tax rate 30%. Lease period will be 4 years. Cost of capital 10%. That's why they have given us present value factors of 10%. Calculate minimum annual lease rental. MALR stands for minimum rent to be collected. तो स्टूडेंट मेरा आपसे सवाल ये है विशाखा लिमिटेड का क्या रोल है यहाँ पे. विशाखा लिमिटेड लेसर है या लेसी है. रीड द लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन करेक्टली एंड टेल मी क्या लग रहा है आपको. फर्स्ट ए पॉइंट में ही आंसर मिल जाएगा. ए पॉइंट को अच्छे से वर्डिंग्स को रीड करो. लेसर आहे करेक्ट. कॉस्ट ऑफ असेट टू बी लीज. टू बी लीज म्हणजे दुसऱ्याला भाड्यावरती द्यायचं आहे आपल्याला. सामने वाले पर्सन को हमें भाड़े पे देना है लीज बेसिस पे. तो विशाखा लिमिटेड इज द लेसर. अभी उनके सामने प्रॉब्लम क्या है कि कितना रेंट हम सामने वाले को बताए. मिनिमम रेंट आप ज्यादा बता सकते हो आपको जितना प्रॉफिट कमाना है, पर मिनिमम कितना बताना चाहिए सो दैट अपना नुकसान नहीं होना चाहिए. क्योंकि हमारा भी तो कुछ खर्चे हैं. लेसर के भी तो खर्चे हैं. एनुअल मेंटेनेंस कॉस्ट का खर्चा देना है 40%. डिप्रिसिएशन का खर्चा होगा हमारा असेट यूज होगा. ओके. एंड हमारा 10% का फैक्टर भी है. हमने असेट में पैसा डाल दिया है 5,000 लाख तो हमारा पैसा लॉक्ड हो गया है. 10% वी आर लूजिंग फॉर द नेक्स्ट 4 years. So lesser also has his cost. So to cover all this cost, bare minimum, how much we should collect from the opposite person, that is lessee. Bare minimum, that is called as minimum. हायर कल कर सकते हो, हायर कलेक्ट कर सकते हो. इट विल बी प्रॉफिटेबल एंड इट्स अ नेगोशिएबल पार्ट. हाँ बट ये मिनिमम के नीचे कभी मत आना. बार्गेन करते समय सामने वालों को बोलना मत कि इससे कम भी चलेगा रेट. देन विशाखा लिमिटेड विल बी एट अ लॉस. तो चलो हम प्रोसीड करते हैं कि कितना मिनिमम रेंट कलेक्ट करना चाहिए लेसर में. सबसे पहले हम शुरू निकालेंगे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो. पहले क्या निकालेंगे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो आफ्टर टैक्स. मतलब कोट पीवी ऑफ कोट.
ओके स्टूडेंट्स, अभी बताइए यहाँ पे लेसर के लिए क्या क्या खर्चे आपको दिखाई दे रहे हैं। हम उसका एक लिस्ट बनाएंगे लेसर पॉइंट ऑफ व्यू। चलो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे ब्रैकेट में, दिस इज फ्रॉम वी आर गोइंग टू डू लेसर्स पॉइंट ऑफ व्यू। और ये हमने ऑलरेडी क्लियर कर लिया था कि ऐसा हम क्यों कर रहे हैं। Let us write down the years. How many years? 4 years. 1, 2, 3, 4 years are there. Okay. डेफिनेटली जाएगा मेंटेनेंस कॉस्ट। तो पहला खर्चा मैंने लिख दिया स्टूडेंट्स, मेंटेनेंस कॉस्ट। मेंटेनेंस कॉस्ट कितना जाएगा? 1000 टोटल है, उसमें से 40% लेसर का शेयर है। सो हियर आई विल write down maintenance cost is equal to 1000 into 40%, 400 lakhs lesser share। और क्या खर्चा है स्टूडेंट्स बताइए, और कुछ खर्चा है? सैल्वेज वैल्यू तो खर्चा नहीं है सर, ये तो इनफ्लो है। यस और नो? देन व्हाट एल्स? डेप्रिसिएशन क्या है स्टूडेंट्स? डेप्रिसिएशन खर्चा है बट वो एक्चुअल कैश एक्सपेंडिचर नहीं है ना। वी आर नोटिंग व्हाट? कैश आउटफ्लो। ओके, हम कैश आउटफ्लो लिख रहे हैं स्टूडेंट। डेप्रिसिएशन इज नॉट कैश आउटफ्लो, हम किसी को पे नहीं कर रहे हैं। हाँ, बट यहाँ पे हमें इनफ्लो होगा। क्या इनफ्लो होगा? टैक्स सेविंग्स होंगी स्टूडेंट्स, टैक्स सेविंग्स ऑन डेप्रिसिएशन। ये इनफ्लो है, सेविंग्स मतलब ये इनफ्लो। हर साल हमारा कुछ ना कुछ टैक्स में सेव होगा बिकॉज ऑफ डेप्रिसिएशन। और क्या बताइए, ये तो हमने कर लिया कंसीडर आउटफ्लो, ये कैश आउटफ्लो है। ये इनफ्लो है बट एट द एंड ऑफ द ईयर दिस विल बी एट द एंड ऑफ द ईयर, राइट? इनफ्लो। व्हाट एल्स? हो गया। तो चलो अभी हम यहाँ पे टैक्स सेविंग्स लिख देते हैं। टैक्स सेविंग्स ऑन डेप्रिसिएशन। वर्किंग नोट करना पड़ेगा, ये वर्किंग नोट फर्स्ट। सेकेंड वर्किंग नोट डेप्रिसिएशन। फॉर्मूला लिखते हैं, डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय लाइफ। कॉस्ट जानते हैं क्वेश्चन में कितनी है एसेट की? 5000। सैल्वेज वैल्यू 200, लाइफ 4 years, तो 5000 माइनस 200 डिवाइडेड बाय 4। So we will get depreciation per annum. So it is 1200. Therefore it will be common, right? Straight line method है ना स्टूडेंट्स, इसलिए हम डायरेक्ट निकालते हैं टैक्स सेविंग्स पर एनम। टैक्स सेविंग्स ऑन डेप्रिसिएशन पर एनम, हर साल हमारा कितना सेविंग्स होगा? 1200 इंटू टैक्स रेट 30% है। लेट मी कंफर्म, यस टैक्स रेट इज 30%। 360 लैक्स। सर अगर ये स्ट्रेट लाइन मेथड नहीं होता और अगर ये WDV होता तो
तो स्टूडेंट मुझे चारों साल का डेप्रिसिएशन वर्किंग नोट में निकालना पड़ता और हर एक साल पे 30% निकालना पड़ता, अलग अलग टैक्स सेविंग आता। अब ये कॉमन रहेगा फॉर ईच ईयर बिकॉज ऑफ स्ट्रेट लाइन मेथड। सेविंग्स है या आउटफ्लो है, तो ये ब्रैकेट में डाल देता हूँ बिकॉज ये पूरे लीज फाइनेंसिंग हो या हायर परचेस हो, यहाँ पे एक्सपेंडिचर इनकम के ऊपर भारी है, इसलिए हम इनकम को ब्रैकेट में दिखा रहे स्टूडेंट। ये कोई खर्चा नहीं है, यहाँ पे खर्चे ज्यादा है। ओके, नेक्स्ट, टैक्स सेविंग्स ऑन मेंटेनेंस कॉस्ट। पूरा लिख देता हूँ, शॉर्टकट समझ में नहीं आएगा। टैक्स सेविंग्स ऑन मेंटेनेंस कॉस्ट, तो 400 के ऊपर 30%, 120। ये भी @ 30% निकाला है। ओके, और कुछ बाकी है, चेक करते हैं। 360 लिया, टैक्स सेविंग्स और मेंटेनेंस कॉस्ट लिया, और एक ही खर्चा है। सो लेट्स कैलकुलेट कैश आउटफ्लो। ये कितना आ रहा है, कैश आउटफ्लो। मैंने हेडिंग दिया है कैश आउटफ्लो, तो खर्चे हम लिख रहे हैं 400 माइनस 360 माइनस 120। सर यहाँ पे तो निगेटिव आंसर आ रहा है 80। तो निगेटिव आउटफ्लो मतलब इनकम ना स्टूडेंट्स, क्योंकि हेडिंग आउटफ्लो है। निगेटिव आउटफ्लो मतलब इनकम। देन डिस्काउंटिंग फैक्टर्स @ 10%, 0.91, 0.83, 0.75, 0.68। 72.8, 66.4, 60, 54.4। तो यहाँ पे इनकम ही दिखाई दे रहा है मुझे, अब तक तो फायदा ही दिखाई दे रहा है। सो दिस इज अवर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कोट फिलहाल अभी तो कंप्लीट नहीं हुआ है। 54.4, 60 plus 66.4 plus 70.8, so it is coming to 53.6, so it's an income। बट एक खर्चा हमें जोड़ना पड़ेगा स्टूडेंट्स, वो कौन सा होगा, प्लस कॉस्ट ऑफ असेट, इजंट इट? कॉस्ट ऑफ असेट है ना, असेट कितने का है देखो, 5000 लैक्स। ये भी तो खर्चा होगा कि नहीं, लेसर का। वो तो स्टार्टिंग में जाएगा ना, 0 ईयर पे ही, तो 0 ईयर पे जाएगा, इसलिए इसका डिस्काउंटिंग फैक्टर क्या होगा, 1। 5000 इंटू 1, 0 ईयर। 0 ईयर का डिस्काउंटिंग फैक्टर 1 होता है, तो वो 5000 वो खर्चा है। और कुछ पेंडिंग है, लास्ट ईयर में इनकम होने वाला है, कौन सा, सैल्वेज वैल्यू का। तो टैक्स, यहाँ पे टैक्स नहीं है, सॉरी, सैल्वेज वैल्यू। सैल्वेज वैल्यू कितने का, सैल्वेज वैल्यू 200। सैल्वेज वैल्यू डेट ऑफ 4 ईयर्स 200, पर 200 नहीं जुड़ेंगे, हमें प्रेजेंट वैल्यू लेना पड़ेगा, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ सैल्वेज। सो 400 इंटू 4th ईयर का डिस्काउंटिंग फैक्टर 0.68,
200 into 0.68 comes to 136. 136 को स्टूडेंट्स मैंने ब्रैकेट डालना चाहिए ना, क्योंकि ये इनफ्लो है। ओके, आई होप आपको कोई कंफ्यूजन नहीं हो रहा है स्टूडेंट्स ब्रैकेट की वजह से। ओके, 200, अच्छा मी चुकून 400 लिहिले का तिकडे, ॲक्च्युली 200 आहे, सॉरी, इथे मी चुकून 400 लिहिले, 200 आहे, सॅलरी व्हॅल्यूज 200 आहे. So our answer is 4610.4. So this is our present value of net cash outflow after tax. Okay, यह आया हमारा लेसर के पॉइंट ऑफ व्यू, इतना खर्चा होगा। कैपिटल बजटिंग जैसा लग रहा है कि नहीं आपको? एनपीवी के लिए यही करते थे ना हम, इन्वेस्टमेंट माइनस कर देते। ओके, बट खाली एनपीवी नहीं निकला हमने, क्योंकि हमें यहाँ पे इनकम ही नहीं है अपने पास, इसलिए नेट प्रेजेंट वैल्यू नहीं निकाला है हमने, सब आउटफ्लो ही है। मैक्सिमम आउटफ्लो नंबर्स आर मोर, और वी कैन से ह्यूज। ये इनफ्लो होने के कारण ब्रैकेट में डाल दिया है। 5000 को ब्रैकेट क्यों नहीं डाला? बिकॉज आउटफ्लो की लिस्ट है, दिस इज ऑल आउटफ्लोज। जहां पे ब्रैकेट है समझ जाना वो इनफ्लो है। डन, यहां तक क्लियर हुआ? हमारा अभी टारगेट नहीं पहुंचा, हमें निकालना है मिनिमम एनुअल लीज रेंटल, मिनिमम। थोड़ा कंसेप्ट बताए तो, लिखना मत कुछ, हाँ कंसेप्ट समझो अभी। लिसन, वो बोल रहे हैं, लिसन, वो बोल रहे हैं कि आपका नुकसान भी नहीं होना चाहिए और आपका फायदा भी नहीं होना चाहिए। मिनिमम कितना आप चार्ज करोगे सामने वाले बंदे को? सर सीधा सीधा इतना चार्ज करना चाहिए 4610, तभी तो नो प्रॉफिट नो गेन आएगा ना। समझ में आ रहा है आपको? इसका मतलब हमारा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो इतना होना चाहिए कि नहीं? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो कितना है? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो 4610.4, तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो इतना होना चाहिए 4610.4। इनफ्लो अगर इतना होगा तभी तो नो लॉस नो प्रॉफिट होगा, एनपीवी 0 आएगा। तो स्टूडेंट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो आता कैसे है? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो मैं आपको कंसेप्ट के लिए बता रहा हूँ स्टूडेंट। ये 4610 कैसे आया रहेगा? सर इधर एक डिस्काउंटिंग फैक्टर होगा, इनटू ये इनफ्लो होगा एनुअल लीज रेंट, ये एनुअल लीज रेंट होगा इनटू डिस्काउंटिंग फैक्टर पीवीएफ 4 साल का। तो 4 साल का कितना है प्रेजेंट वैल्यू? 4 साल का जोड़ जोड़ देते 4 साल का 0.91, 0.83, 0.75, 0.68। So it is coming 3.17. So 3.17 into this x into 3.17 is equal to this ना, ये प्रेजेंट वैल्यू इतना आना चाहिए। तो x क्या रहेगा? एनुअल लीज रेंट। समझ में आ रहा है आपको? तो 4610.4 डिवाइडेड बाय 3.17 करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा? 1454 समथिंग। स्टूडेंट्स आप मेरे साथ हो ना? समझ में आ रहा है ना? क्या और दूसरे तरीके से बताऊं? चलो और एक तरीका है मेरे पास, लिसन, ये फाइंड आउट करना है हमें। थोड़ी देर के लिए मान लो, थोड़ी देर के लिए मान लो कि रेंट है अपने पास, ठीक है? डोंट गेट कंफ्यूज, ये क्वेश्चन में जोड़ता हूं मैं कि विशाखा लिमिटेड ने डिसाइड किया है एनुअल लीज रेंट हम इतना इतना लेंगे।
पर ईयर, ठीक है। अब तो कैपिटल बजटिंग का क्वेश्चन हो गया ना स्टूडेंट्स, फॉरगेट अबाउट ऑल दिस थिंग्स, ये थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, मैं फिर से आपको स्टार्टिंग से बताता हूँ। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन में एनुअल लीज रेंट भी दिया और आपको सवाल क्या पूछा है, विशाखा लिमिटेड ये असेट भाड़े पे देने वाली है, इतना भाड़ा कलेक्ट करने वाली है और ये इसके इसके खर्चे हैं, बताइए लीज पे देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। सो डिसीजन लेना है, कैपिटल बजटिंग डिसीजन। अगर एनपीवी पॉजिटिव आया तो आप बोलोगे देना चाहिए क्योंकि फायदा हो रहा है, अगर एनपीवी निगेटिव आया आप बोलोगे नहीं देना चाहिए। ये तो सही है। तो हम क्या कैसे सॉल्व करते हैं कैपिटल बजटिंग का क्वेश्चन, वैसे करेंगे। ईयर 1 2 3 4, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पे क्या रहेगा, कैश इनफ्लोज। हमारे लिए कैश इनफ्लोज क्या है, भाड़ा मिलने वाला है एनुअल लीज रेंट, पर अभी तक मैंने वहाँ पे लिखा नहीं है, फिगर नहीं लिखूंगा मैं, अदरवाइज यू विल गेट कंफ्यूज। तो ये भाड़ा है एक्स, यस और नो, ये भाड़ा है। फिर इसके बाद आप क्या करते हो, खर्चे माइनस करते हो, डिप्रिसिएशन माइनस करते हो, सैल्वेज वैल्यू एंड में जोड़ते हो। पर ये सब मैं इस टेबल पे नहीं करूंगा, मैंने ऑलरेडी पहले टेबल में सब कुछ कर लिया है। टैक्स सेविंग्स ऑन डेप्रिसिएशन, टैक्स सेविंग्स ऑन मेंटेनेंस कॉस्ट, तो वो मेंटेनेंस वगैरह का चक्कर में यहाँ पे माइनस नहीं करूंगा, मैं सिर्फ इनफ्लो पे फोकस कर रहा हूँ, बिकॉज आउटफ्लो का टेबल, आउटफ्लो का आंसर मेरे पास रेडी है। ओके, तो ये कैश इनफ्लोज हो गया। कैश इनफ्लोज के बाद क्या करते हैं आप, इसको डिस्काउंट करते हैं एट 10% स्टूडेंट्स, 0.91, 0.83, 0.75, 0.68, तो यही आता ना, 0.91x, 0.83x, 0.75x एंड 0.68x, और इसका टोटल क्या आता, 3.17x, isn't it? 3.17x आता ना। तो अभी स्टूडेंट्स ये है मेरा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज। तो आपको मैं वही बोल रहा हूँ, यहाँ पे मिनिमम चार्ज करना है, तो डोंट यू थिंक प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज शुड मैच विथ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज। 3.17x is equal to 4610.4, so how much will be the x minimum, so that दोनों इक्वल रहेंगे तो नो प्रॉफिट नो लॉस, तो x will be, ये करना है हम लोग। बट अभी मैं थोड़ा और एक पार्ट यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा स्टूडेंट, ये जो आंसर मिलेगा ना हमें 4610, आंसर जो मिल रहा है 1454.38 लैक्स। अब ये आंसर मेरा एक्चुअली एनुअल लीज रेंट नहीं है, यहाँ पे एक स्टेप मिसिंग है। कौन सा स्टेप, टैक्स। कमा रहे हो ना तो टैक्स देना पड़ेगा कि नहीं, इनकम टैक्स, इनकम टैक्स देना पड़ेगा स्टूडेंट्स। तो ये जो मिला है ना हमें एनुअल लीज रेंट स्टूडेंट्स, ये एक्चुअली हमें मिला है लीज रेंट आफ्टर टैक्स मिला है। हम सामने वाले से थोड़ी ना आफ्टर टैक्स वसूल करेंगे, हम सामने वाले से बिफोर टैक्स वसूल करेंगे। तो इसको कैसे बिफोर टैक्स किया जाएगा, ये आफ्टर टैक्स है, 30% कट होने के बाद, तो इट इज इक्विवेलेंट टू 70%। इफ दिस इज इक्विवेलेंट टू 70%, हाउ मच विल बी 100%, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन इन 200 डिवाइड बाई 70 करेंगे आप, तब जाके आपको मिलेगा मिनिमम एनुअल लीज रेंट। ये सब मैंने रफ में बताया है, प्रॉपर प्रेजेंटेशन करेंगे आपका कंसेप्ट क्लियर होने के लिए स्टूडेंट्स, कंसेप्ट क्लियरेंस के लिए। इधर ही बाद में करो या फिर 30% इधर ही माइनस करो, इधर ही माइनस करो, -30%, -30%, या डायरेक्टली यहाँ से -30% करेंगे तो भी चलेगा, सेम आंसर मिलेगा। 3.17 माइनस 30% करेंगे तो 2.219, 2.219x, ऐसा भी चलेगा स्टूडेंट्स। 30% माइनस इधर करो, फिर डायरेक्टली यहाँ पे 2.219 करेंगे, आंसर सेम आएगा। ये ज़्यादा बेटर रहेगा, बाद में झंझट होगा आपको कंसेप्ट समझाने के लिए। चलो अभी शुरुआत से करेंगे फिर से, बट अभी नाउ थोड़ा
प्रॉपर प्रेजेंटेशन करें। तो मैंने यहाँ पे ऊपर इसलिए ऐसे डायरेक्ट लिखा है x इंटू 3.17, 3.17 इज नथिंग बट द टोटल ऑफ दिस, बट मैं शॉर्टकट नहीं करूंगा स्टूडेंट्स, बिकॉज आपके कंसेप्ट क्लियर होना जरूरी है। लॉन्ग सॉल्यूशन अगर आपको कंसेप्ट में समझ में आ रहा है ना, तो आप शॉर्टकट परफॉर्म कर पाओगे। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू हियर, मैं ये सब यहाँ पे नहीं दिखाऊंगा। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इन्फ्लुएंस मैं सेपरेट वर्किंग करूंगा। ईयर 1 2 3 4 लीज रेंट बिफोर टैक्स, करेक्ट, बिफोर टैक्स। एक्स मालूम नहीं हमें, हमें यही तो डिसाइड करना है। डिस्काउंटिंग फैक्टर्स एट द रेट 10%, 0.91, 0.83, 0.75, 0.68, ये सब हमने ऑलरेडी कर लिया है। 0.91x, 0.83x, 0.75x, 0.68x, total 3.17x. This is my present value of cash inflows before tax, less tax at the rate 30%. So 3.17 का 30%, 0.951x. So 2.219x ये आ गया प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इन्फ्लुएंस आफ्टर टैक्स। तो ये भी आफ्टर टैक्स, आउटफ्लो भी आफ्टर टैक्स है, कैश इन्फ्लोज भी आफ्टर टैक्स है। देयरफॉर मिनिमम annual lease rent is equal to present value of net cash outflow after tax upon present value of cash inflows after tax. So 4610.4 upon 2.219. 4610.4 upon 2.219. So it is coming 2077.69 lakhs. इतना अगर आप चार्ज करोगे ना हर साल सामने वाले से, अगर इतना कमाओगे तब जाके आपका नो प्रॉफिट नो लॉस आएगा, बिकॉज इट्स अ मिनिमम रेट। आंसर बदलेगा स्टूडेंट्स, अगर कोई 2 डिजिट ले रहा है तो 2.22, इट्स अप टू यू कितने डिजिट्स लेना है। मैं तो सजेस्ट करूंगा, अगर हमने सब जगह पे 2 डिजिट्स लिए हैं, मतलब डिस्काउंटिंग फैक्टर पे, यहाँ पे भी 2 डिजिट्स ही कंसिडर कर सकते हो। इट्स अप टू यू, कोई रॉन्ग नहीं देगा, कंसेप्ट इज क्लियर। एक्स कहा गया सर, एक्स ये है ना मिनिमम एनुअल, दिस इज द एक्स। ओके, सो ये डायरेक्ट एक्स मत लिखना इसके नीचे। आई होप यू अंडरस्टूड दिस। ये पूरा शॉर्टकट में से कर सकते थे, बट स्टूडेंट शॉर्टकट करेंगे ना तो आपको समझ में नहीं आएगा कंसेप्ट, रिवीजन करते समय गड़बड़ हो जाएगा। क्योंकि अगर मैं आपको एक एडवांस वो ये बता दूं कि ये जो लीज रेंट है ना हर साल 20% से बढ़ने वाला है, तो बताइए अगर शॉर्टकट करते तो समझ में आएगा कि आपको 20% का एडजस्टमेंट कैसे सॉल्व करना है। हर साल 20% से रेंट बढ़ेगा, और इससे लॉन्ग मेथड से आप कर सकते हो ना, हर साल इधर क्या करोगे, एक्स में 20% जोड़ोगे,
फिर और 20% जोड़ोगे और 20% जोड़ोगे, तो यहाँ पे वो मैनेजेबल है, इतना डिफिकल्ट नहीं आएगा। बट आई एम सेइंग कि व्हेन यू नो द कंसेप्ट तो आपको पता चलेगा कहाँ पे क्या इम्पैक्ट होगा, कौन से फैक्टर का। आई होप यू अंडरस्टूड स्टूडेंट्स। काही डाउट्स आहेत का? यस, एनी डाउट स्टूडेंट्स? Please write down the solution. Okay, students. So now next question. Question number 4. Okay, let's read the question. Harshali and company provides you the following information. Cost of the asset to be financed. To be financed rupees 5,000 lakhs. What it means? It means Harshali and company is the lessee. Correct? क्योंकि उनको asset की जरूरत है. They are thinking of financing the asset and which is costing 5,000 lakhs. Annual maintenance cost payable at the beginning of each year rupees 400. 60% borne by the lessee. You have to be very careful when reading the sum. यहाँ पे लेसी कहाँ है तो 60%, लेसर कहा जाता तो हम 40% कंसिडर करते, क्योंकि हम लेसी का शेयर लेने वाले हैं। अगर यहाँ पे लेसर लिख के देते 60% बॉर्न बाय द लेसर, तो लेसी का शेयर कितना होता 40%। सो रीडिंग करते समय प्रॉपरली रीड करो। अभी तो बहुत सीधा सीधा दिया उन्होंने, लेसी का शेयर मतलब हर्षाली एंड कंपनी लिमिटेड का शेयर 60% होगा इसका। बट नोट द चेंज, दे हैव सेड पेएबल एट द बिगिनिंग। जनरली हम एट द एंड ऑफ द ईयर पे करते हैं, एट द एंड ऑफ द ईयर। पहले वाले सम में क्वेश्चन नंबर 3 में कुछ लिखे नहीं दिया था, इसका मतलब वो एट द एंड ऑफ द ईयर था। सैल्वेज वैल्यू एट द एंड ऑफ यूजफुल लाइफ 4 years 200 lakhs। सैल्वेज वैल्यू का वैसे इसको कुछ यूज नहीं है, लेसी को 4 years इज द लाइफ। डिप्रिसिएशन का कुछ यूज नहीं। टैक्स रेट, एनुअल लीज रेंट कितना देना पड़ेगा 1,600 lakhs पेएबल एट द बिगिनिंग ऑफ ईच ईयर। Find net cash outflow after tax under lease financing at 10% present value factor. Year 1, 2, 3, 4 ये ईयर से। बट स्टूडेंट्स अभी जब एट द बिगिनिंग ऑफ ईच ईयर बोल रहे हैं ना, तब आपको थोड़े ईयर में चेंजेस करने पड़ेंगे। Because what it means when we write 1, 2, 3, 4, it means at the end of 1 year, at the end of 2nd year, at the end of 3rd year, at the end of 4th year. बट अवर पेमेंट्स हियर, हमारे जो क्लाइंट है हर्षल एंड कंपनी, उनके पेमेंट एट द एंड ऑफ 1 ईयर नहीं शुरू होने वाले। दे आर गोइंग टू स्टार्ट एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। सो बिगिनिंग ऑफ द ईयर मतलब राइट नाउ 0, 1, 2, 3 एंड 4। ठीक है, नेक्स्ट। उसके बाद ईयर के बाद हम लिखेंगे लीज रेंट। लीज रेंट कितना जाने वाला है, जो हमने क्वेश्चन नंबर 3 में किया ना स्टूडेंट्स, यही कर रहे हैं, कुछ नया नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में जो किया सेम करने वाले हैं। खर्चा लिखो, लीज रेंट, मेंटेनेंस कॉस्ट, कैश आउटफ्लो, टैक्स सेविंग्स। डेप्रिसिएशन को कंसीडर नहीं करेंगे, सैल्वेज वैल्यू को कंसीडर नहीं करेंगे। बस ओनली चेंज इन दिस सम इज everything is happening from the beginning of the year. So lease rent we are going to pay right now at the beginning of the year, which is 1,600, next 1,600, 1,600 एंड 1,600 हो गया। 4 पेमेंट, 4 ही करना है ना फॉर 4 years, 4 साल तक देना है। 4 साल का पेमेंट हो गया। यहाँ पे पेमेंट लिखना मत, नहीं तो वो 5 times हो जाएगा। सो बी केयरफुल इन दैट केस। नेक्स्ट,
Annual maintenance cost. Maintenance cost, let's see यहाँ पे कितना है मेंटेनेंस कॉस्ट. निकालते हैं, वर्किंग दिखाना पड़ेगा. 400 lakhs the total. Lessee का share, be careful to pick the lessee's share. 240 lakhs. ये भी एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर है. अगर ये बिगिनिंग ऑफ द ईयर नहीं होता तो मैं 1 से शुरुआत करता. Yes. Now what is next, students? कैश आउटफ्लो का टोटल लेना है हमें. जस्ट अ मिनट, यहाँ पे थोड़ा स्क्रीन पे डिस्टर्बेंस है मेरे. आपको दिखाई नहीं देगा, टेक्निकल एरर है. नॉट एबल टू सी वेयर आई एम एक्चुअली राइटिंग. Cash outflow, let's take the total. 1840. Okay. Next. You should just let me find out if there is any shortcut we can do here. Less tax savings end में करेंगे. Just a minute, I think. Will it give you the correct picture? One eight four zero into. Minus 30%. ओके फाइन स्टूडेंट. सो ये नहीं पॉसिबल है शॉर्टकट यहाँ पे. बिगिनिंग में बिगिनिंग से है इसलिए शॉर्टकट यहाँ पे पॉसिबल. ठीक है, कैश आउटफ्लो यहाँ पे डैश. नेक्स्ट वी आर गोइंग टू कैलकुलेट. See, we are not changing any steps. We will keep the solution in constant format. Tax savings at the rate 30%. Okay, so student listen here. अभी यहाँ पे टैक्स सेविंग 0 ईयर से थोड़ी ना होगा. राइट नाउ थोड़ी ना आप टैक्स कोई बचाओगे. टैक्स सेविंग्स आप शुरुआत में तो नहीं बचा सकते. राइट नाउ यू कैन नॉट सेव द टैक्स करंटली. इट विल ऑलवेज हैपन एट द एंड ऑफ द ईयर ना. सो 1840 इसका टैक्स हम यहाँ पे लिखेंगे. टैक्स सेविंग्स 1840 into 30% comes to 552. Next, same.
552 552, इसलिए मैंने ये 4th ईयर लिखा था स्टूडेंट्स। ओके, फॉर टैक्स सेविंग्स। एंड ये क्या है, ये इनफ्लो है, सेविंग्स है इसलिए। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, टैक्स सेविंग्स माइनस करने के बाद आपको क्या मिलेगा, नेट कैश, कैश आउटफ्लो आफ्टर टैक्स, you can call it as net cash outflow, net cash outflow after tax। यहाँ पे सेम 1840 1288 1288, सेकेंड ईयर के लिए भी 1288, थर्ड ईयर के लिए भी 1288, फोर्थ ईयर में -552, -552। नेक्स्ट, डिस्काउंटिंग फैक्टर्स एट द रेट 10%। जीरो ईयर के लिए डिस्काउंटिंग फैक्टर क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स? फॉर जीरो ईयर डिस्काउंटिंग फैक्टर इज 1। नेक्स्ट, सेकेंड ईयर 0.91, 0.83 for the second year, 0.75 for the third year, and 0.68 for the fourth year। One eight four zero, 1288 into 0.91, 1172.08, 1288 into 0.83, 1069.04, 966, 552 into 0.6, this is income, so bracket मत भूलना। 1840 plus 1172.08 plus 1069.04 plus 966 minus 375.36. So our answer is 4671.76. This is the present value of net cash outflow after tax. बताइए स्टूडेंट्स, आपने इसमें नया पार्ट क्या सीखा या कुछ डिफिकल्ट लगा क्या? माइनर चेंजेस आपने नोट किए क्या? यहाँ पे जीरो ईयर क्यों ओपन किया हमने? बिकॉज एवरीथिंग इज फ्रॉम बिगिनिंग। यहाँ पे दोनों भी बिगिनिंग से ही है, कुछ फर्क नहीं पड़ता, एक बिगिनिंग और एक एंड में होता तो भी हम वैसे लिखते हैं। हाँ, बट एक टैक्स सेविंग लिखते समय यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। जीरो ईयर पे थोड़ी ना टैक्स सेविंग होगा, इट विल हैपन फ्रॉम द नेक्स्ट एट द एंड ऑफ द 1 year। So accordingly we have written this। Okay, so यहाँ पे हमारे जो ईयर है ना वो क्या लिख रहा है, बता रहे हैं, राइट नाउ। ओके, बिगिनिंग ऑफ 1 year, बिगिनिंग ऑफ सेकेंड ईयर, बिगिनिंग ऑफ थर्ड ईयर। ओके, सो इसके मतलब भी बदल गए ईयर कॉलम के। जनरली क्या होता है एट द एंड ऑफ द 1 year, पर यहाँ पे एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर।